मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक की परीक्षा के हिसाब से मैट्रिक की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आप निश्चित रूपेण इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपको मैट्रिक परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी जो है झेलनी ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं कि हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वह है रसायन विज्ञान का। कौन सा है? रसायन विज्ञान का है। और इसके ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि सबसे पहला चैप्टर 1 में आते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे अध्याय का नाम है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को मैंने जो है कि आपको काफी आसान तरीके से समझाने का प्रण लिया है। तो आप लोग जो है कि समझने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है, जो काफी महत्वपूर्ण है इस बार के परीक्षा के हिसाब से, कि तांबे का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहे का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों? है ना, कि क्या कारण है कि हम लोग तांबे के टैंक को बनाते हैं जबकि लोहे के टैंक को नहीं बनाते। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चैप्टर का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहे का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों? तो काफी सिंपल सा जवाब है, काफी साधारण जवाब है कि लोहा जो है वह जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और तांबा जो है वह जल के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए जो है कि लोहे के टैंक को नहीं बनाया जाता है और तांबे के टैंक को बनाया जाता है। क्लियर है कि लोहा जो है वह जल के साथ अभिक्रिया को कर लेता है, जबकि तांबे जो है वह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए जो है तांबे का टैंक बनाया जाता है और लोहे का टैंक नहीं बनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको हम इसके उत्तर को लिखते हैं। तो फटाफट अपने नोटबुक में प्रश्नों को उतारेंगे कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहे का टैंक नहीं बनाया जाता है। तो लिखेंगे लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और तांबा फटाफट लिखते चलेंगे। लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और तांबा जल के किसी भी अवस्था के जल के किसी भी अवस्था के साथ जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहे का
नहीं। ये हमारा प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ कि तांबा का टैंक क्यों बनाया जाता है और लोहे का टैंक क्यों नहीं बनाया जाता है। तो सबसे आसान तरीका है कि इस प्रश्नों को याद रखने का कि लोहा जो है वह जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जो है जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए लोहे के टैंक को नहीं बनाया जाता है और तांबा के टैंक को बनाया जाता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को लेकर के आते हैं। आप लोग फटाफट जो है इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब जो है दूसरे प्रश्न के साथ आते हैं कि हमारा जो दूसरा प्रश्न बनता है कि अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं। ये प्रश्न आता है कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। ये हर एक बार परीक्षा में जो है कि आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में लगभग पूछ ही दिया जाता है। इसलिए ये भी जो है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है कि प्रश्न को लिखेंगे अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं। अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप समझेंगे, पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे कि अभिकारक जो होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, जबकि मेरे बच्चे अभिक्रिया के पश्चात यानी अभिक्रिया होने के बाद जो प्राप्त नए पदार्थ होते हैं उसे हम लोग जो है प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, जबकि अभिक्रिया होने के बाद बने जो नए हमारे पदार्थ होते हैं उसे हम लोग प्रतिफल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर को लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और प्रतिफल क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। ठीक है,
तो दो चीज हो गया। एक बात हो गई कि अभिकारक किसे कहते हैं भाई, और दूसरा हो गया कि प्रतिफल किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं या बनते हैं उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पर आपका कार्बन दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है, कार्बन और ऑक्सीजन को दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिलने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमारा जो नया पदार्थ बनकर के तैयार होता है वह CO2 होता है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं काफी आसान तरीके से कि यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को आपस में मिला करके अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हमारे हैं वह कौन है भाई, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया में कार्बन भाग ले रहा है बाबू, और कौन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। तो यह जो हिस्सा है, यह हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, तो अभिकारक कहलाता है। और जब कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया होने के बाद हमें एक नए चीज की प्राप्ति होती है जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो यह जो नए पदार्थ हमको प्राप्त हुए, अभिक्रिया होने के बाद जो नए पदार्थ की प्राप्ति हुई वह कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हुई, तो इसको हम लोग जो है कि प्रतिफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है अभिकारक और प्रतिफल को समझ लेते हैं। ये अभिकारक किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बन करके तैयार होते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। क्लियर हो गया, इसी तरह की कोई परेशानी नहीं। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अब जो अगला प्रश्न आता है वह प्रश्न हमारा कहता है कि समीकरण जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जो है समीकरण में कि भाई रासायनिक समीकरण जो होते हैं तो रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न हमारा है, VVI प्रश्न है। प्रश्न हमारा कहता है रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, ये हमारा प्रश्न होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 2 अंक वाले जो है 2 अंकों में पूछा जाता है। तो रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं तो रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं बाबू। कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। क्या याद रखेंगे कि रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है तो यहाँ लिखेंगे रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह होता है कौन सा, संतुलित। पहला क्या होता है, संतुलित, और दूसरा होता है असंतुलित। तो पहला लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला लिखिएगा संतुलित रासायनिक
संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला आप लोग फटाफट लिखते चलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण पहला, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो समीकरण के रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हो गए? तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं और दूसरे को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब संतुलित मतलब बैलेंस, है ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में आ जाए रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको टिक कर देना है कि रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण होता है और दूसरा जो होता है वह असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अब बात करेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए आगे लिखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न लिखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आ गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो होगा उसमें जो हमारे अभिकारक होंगे और जो प्रतिफल होंगे, यानी अभिक्रिया के पहले जो पदार्थ होंगे उस पदार्थों के परमाणुओं की जो संख्या होगी और अभिक्रिया के बाद जो हमारे प्रतिफल आते हैं, ठीक है, तो उस प्रतिफल के परमाणु संख्या दोनों बराबर जब होंगे तो वह कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी अभिक्रिया के पहले जो हमारे पदार्थ दिए गए हैं उस पदार्थों की परमाणु संख्या जितनी है और अभिक्रिया के बाद जो बने हुए नए पदार्थ हैं उसके परमाणु संख्या, अगर पदार्थों की परमाणु संख्या दोनों बराबर होंगे, मतलब कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या अगर दोनों की परमाणु संख्या बराबर होंगे तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग परिभाषा में? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे, अगर अभिकारक, यदि अभिकारक और प्रतिफल, यदि अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से। जैसे देखिए C+O2 और यहाँ पर बन गया CO2। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह C+O2 जो है इसको हम लोग ढांचा समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण। तो यहाँ पर जो है कार्बन के परमाणु की संख्या 1 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2। जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो एक नए पदार्थ के रूप में जिसे हम प्रतिफल कहते हैं वह हमारा CO2 बन करके तैयार हुआ। तो यहाँ कार्बन की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 है, दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। मतलब दोनों तरफ जो है कि जो पदार्थ भाग ले रहा है यहाँ पर और जो पदार्थ यहाँ बन करके तैयार हुआ, दोनों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए यह जो कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो क्या हुआ कि अभिकारक जो आपको दिया जा रहा है और जो प्रतिफल बन करके तैयार हो रहा है, उस दोनों के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो जाती है तो वह जो कहलाता है वह कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद आता है दूसरा, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, इस पर बात करते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमारा बन करके आता है। ठीक है, तो अभी आप संतुलित समझे। अब असंतुलित में क्या होता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसे समीकरण जिसमें हमारे जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उस दोनों के परमाणु की संख्या जो है आपस में बराबर नहीं होते हैं। अभी संतुलित रासायनिक समीकरण में हमने क्या देखा कि जो है कि ऐसे समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो हमारे पदार्थ होते हैं, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया होने के बाद जो हमारे नए पदार्थ बनते हैं उसके परमाणुओं की संख्या दोनों अगर आपस में बराबर होते हैं तो वह संतुलित में आता था। लेकिन असंतुलित का मतलब ही होता है बराबर नहीं होना। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं की संख्या अभिकारक के परमाणुओं की संख्या प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या के परमाणुओं की संख्या के बराबर ना हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते
हैं। ठीक है, तो संतुलित आप समझ चुके थे। और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या करता है कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हमारे अभिकारक हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो अभिकारक और अभिक्रिया होने के पश्चात बने नए पदार्थ जिसे प्रतिफल कहते हैं, तो यदि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या दोनों अगर आपस में बराबर नहीं होगा तो वैसे समीकरण को आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलना है, कहना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण आप समझ गए। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में आप लिखिए 2mg प्लस O2। तो यहां पर देख रहे हैं M जो है इसकी परमाणु संख्या 2, G की परमाणु संख्या 2, O की परमाणु संख्या 2, और बनकर के जो नए पदार्थ हमारे तैयार होते हैं MgO होता है। तो जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके परमाणु की संख्या और यहाँ के परमाणु की संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इस तरह के समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए, ये परीक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, किसी भी रासायनिक समीकरण को, प्रश्न हमारा आता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। प्रश्न बाबू आता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को, किसी भी समीकरण को संतुलित, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है या जरूरी है। ये भी आपके परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट सवाल है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो क्यों भाई कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है ना। तो ये काफी अहम होता है, काफी जरूरी होता है। तो इसमें जो है कि हम लोग आंसर में जो लिखेंगे, आप लोग फटाफट लिखेंगे कि आंसर में लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन लिखे कराने के लिए, पालन कराने के लिए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना
आवश्यक है, संतुलित करना आवश्यक है। हो गया ये बात कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जो है पालन कराने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार, क्यों भाई, तो लिखेंगे क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद, अनुसार रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद, फटाफट लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का के बाद द्रव्यमान का निर्माण, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, या लिख सकते हैं द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो अगर ये प्रश्न आ जाए तो इसमें आपको लिखना है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। इसलिए जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो ये हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 1 से आपको दिया गया, और जो है फिर हम अपने दूसरे क्लास में फिर अध्याय 1 के और जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे, और जो है कि आप लोग जो है कि इसको निश्चित रूप में अच्छे ढंग से देखेंगे, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार के परीक्षा के लिए। अब मैं अपने दूसरे कक्षा में आपसे मिलूंगा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए रोशन सर की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।